आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है मानचित्र प्रक्षेप, जो कि आपके सेकेंड ईयर का प्रैक्टिकल का सिलेबस कवर करेगा। ठीक है, मानचित्र प्रक्षेप यानी कि मैप प्रोजेक्शंस, मैप प्रोजेक्शन, मानचित्र प्रक्षेप। ठीक है, प्रक्षेप। अब मैं आपको बताना चाहूँगी कि अक्षांश, वृत्त और देशांतर, मेरे ख्याल से अक्षांश और देशांत रेखाएं, इनके बारे में मेरे को इतनी बड़ी क्लास में बताने की ज़रूरत पड़नी नहीं चाहिए, पर अक्षांश और देशांतर रेखाओं के मतलब लैटिट्यूड एंड लॉन्जिट्यूड्स की जो रेखाएं हैं उनको हम क्या बोलते हैं? लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड रेखाओं को जो है हम एक जाल है, देशांतर रेखाएं है ना, देशांतर लैटिट्यूड। ठीक है, तो इन दोनों का जो एक जाल है ना, जिसको हम बोलते हैं भूग्रिड, इस तरह से जो जाल बन जाता है पृथ्वी का, इसको हम बोलते हैं भूग्रिड। भूग्रिड समझ आ गया? अब इसके बाद मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि प्रक्षेप है क्या, डेफिनेशन क्या है प्रक्षेप की, है ना, डेफिनेशन, प्रक्षेप की परिभाषा। प्रक्षेप का जो शाब्दिक अर्थ है किसी पारदर्शी फिल्म या कागज़ पर बनी आकृति को प्रकाश की सहायता से दीवार अथवा कपड़े के पर्दे पर दिखलाना होता है। हम जब पृथ्वी के इस स्वरूप को, ये मानचित्रों को जब एक समतल कागज़ पर बनाते हैं तो निश्चित आकार की रेखाओं के द्वारा या मापनी के आधार पर प्रक्षेप बनाए जाते हैं, उसको हम प्रक्षेपित करते हैं। ठीक है, तो मानचित्र प्रक्षेप उपरोक्त विधि से कई विधियों से बनाए जाते हैं। प्रक्षेप शब्द इतना प्रचलित हो गया है कि ज्यामितीय विधियों के द्वारा बनाए गए पूर्णतः संशोधित रेखा जालों को भी मानचित्र प्रक्षेप कहा जाता है। समझ आया? ज्यामितीय ज्योमेट्रिकल फिगर, ज्योमेट्रिकल फिगर के हिसाब से ज्यामितीय रेखाओं के द्वारा। ठीक है, अब वैसे तो बहुत से भूगोलवेताओं ने इसकी परिभाषा दी है। इरविन रेंज महोदय ने कहा है कि अक्षांश वृत्तों तथा यामयोत्रों, एक ये शब्द आया है यामयोत्रो, यामयोत्रो मीन्स पूरा भूग्रिड, एक तरह से अक्षांश और देशांतर रेखाओं को मिला करके जब हम बात करते हैं तो एक भूग्रिड की अर्थ का एक स्वरूप सामने आता है, जिसमें निश्चित अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में हम समझ सकते हैं। जॉन बिगोट ने ग्लोब की अक्षांश और देशांतर रेखाओं को कागज़ पर प्रदर्शित करने की विधि को क्या बोला है? मानचित्र प्रक्षेप कहा है। और मॉन्कहाउस, इन्होंने भी पृथ्वी के अक्षांश वृत्तों तथा यामयोत्रों का जाल या रेखा जाल के रूप में समतल सतह पर प्रदर्शन मानचित्र प्रक्षेप कहलाया। इस तरह से प्रक्षेप एक्चुअली जब हम इन जाल को खोलते हैं और उसको जब हम समतल कागज़ पर निरूपित करते हैं, ये देखिए इस तरह से जब हम आकार है हमारे, है ना, पृथ्वी का, इसको मान लो खोल करके और निश्चित रेखाओं के द्वारा हमको जब समतल कागज़ पर प्रेषित करना होगा तो वो इस तरह से बनेंगी। ठीक है, आपने कई दफ़े सुना होगा कि भारत इतने अक्षांश रेखाओं पर है, इतने देशांतर रेखाओं पे है, तो ये सब क्या है? इन्हीं का ही जाल है। अक्षांश और देशांतर रेखाओं का प्रक्षेपों की सहायता से बनाया हुआ मानचित्र होता है। अब आते हैं अपन मानचित्र प्रक्षेपों का वर्गीकरण। बहुत ध्यान से सुनना बच्चों कि वर्गीकरण क्या है, यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ मैप प्रोजेक्शंस। ठीक है, अब बेसिकली ये दो में विभाजित हैं। कौन कौन से? प्रकाश के प्रयोग के अनुसार और रचना विधि के अनुसार और एक गुण के अनुसार। ठीक है, लाइट के उस पर प्रकाश के प्रयोग के हिसाब से, है ना, और ये है रचना विधि के हिसाब से।
और तीसरा है गुण के अनुसार। प्रकाश के इसमें बेसिकली लाइट मुख्य बात है, और रचना विधि में आपका कंस्ट्रक्शन, ठीक है, कोई गोलाकार होते हैं, कोई बेलनाकार होते हैं, कोई खमध्य प्रक्षेप है, कोई रूढ़ प्रक्षेप है। और गुण के अनुसार हमारे जो हैं उनके क्वालिटीज़ के हिसाब से केंद्रक, नमोनिक, त्रिविम प्रक्षेप, लंबकोणीय, है ना, ये आ जाते हैं। चलिए इसके बारे में और आगे अपन पढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब जो वर्गीकरण है एक बार आपको मैं बता देती हूँ, है ना, हम उन्हीं को क्लियर कर लेते हैं। वो है प्रकाश के प्रयोग के अनुसार कौन कौन से संदर्श और असंदर्श, यानी कि पर्सपेक्टिव एंड नॉन पर्सपेक्टिव। पर्सपेक्टिव प्रक्षेप में लाइट का सीधा सोर्स रहता है और नॉन पर्सपेक्टिव में लाइट नहीं होती है। अब जब हम रचना विधि की बात करते हैं तो हमारे जो प्रक्षेप बनते हैं उनमें एक तो आता है शंकु प्रक्षेप, मुख्य रूप से शंकु प्रक्षेप, ठीक है। दूसरा आता है बेलनाकार, तीसरा आता है खमध्य प्रक्षेप, है ना, और चौथा आता है रूढ़ प्रक्षेप। इनके बारे में मैं आपको पूरा डिटेल में अच्छे से समझाऊंगी भी, ठीक है। शंकु प्रक्षेप तो होते हैं हमारे कोनिकल्स, जैसा कि नाम बता रहा है, कोनिकल प्रोजेक्शन। बेलनाकार सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शंस, है ना। तीसरे हैं जेनिथल और चौथे हैं रूढ़ यानी कि कन्वेंशनल, ठीक है। अब जो इसी में जेनिथल्स जो हैं इनका और डिवीज़न हुआ है, जो ध्रुवीय केस और तिर्यक और विषुवतीय, तीन में विभाजित हैं जेनिथल्स। ध्रुवीय पोलर केस, ध्रुवीय केस, ये है तिर्यक जिसको हम ऑब्लिक बोलते हैं, और विषुवतीय इक्वेटोरियल, विषुवतीय, ठीक है ना। दूसरे जो हैं उसमें नेत्र स्थान की स्थिति के अनुसार जो बनते हैं वो है केंद्रक, तिर्यक और लंबकोणीय। आगे अपन इनको और डिवाइड करते जाएंगे। अभी अपन आपको मैं इनका सेंट्रलाइज्ड मीनिंग समझा देती हूँ कि केंद्रक, सिलेंड्रिकल और शंक्वाकार प्रक्षेप कब कब बनते हैं, ठीक है। तो लेट अस टॉक अबाउट दिस कि अध्ययन की सरलता के लिए इन्हें अलग अलग वर्गों में विभाजित किया गया है। सबसे पहले हम बात करते हैं शंकु प्रक्षेप की। इसकी शंकु प्रक्षेप की। शंकु प्रक्षेप जैसे कि नाम बता रहा है कोनिकल्स, कोनिकल। आपने देखा होगा कि जब आपका बर्थडेज वगैरह बनता है तो एक कैप के रूप में आप सिर पे डालते हैं कि नहीं। ये वो केस है कि जब कोन के आकार में हम कागज़ को लपेटते हैं एक इमेजिनेटिव उसमें, और उसमें लाइट पड़ती है तो ये अक्षांश रेखाएं बनाने के बाद में उसका आकार इस तरह से कोन के शेप में बना हुआ होता है। देखिए आप, ठीक है ना। इसमें हम ये कल्पना करते हैं कि पृथ्वी को इस कोन में रखा हुआ है और पृथ्वी के जो सिरे इस कोन से टच हो रहे हैं वो हमारे कोनिकल प्रोजेक्शन में दर्शाए जाएंगे। और एक मानक अक्षांश जिस पॉइंट पे ये टच करता है उसे हम स्टैंडर्ड पैरेलल यानी कि मानक अक्षांश कहते हैं। दूसरे आते हैं बेलनाकार प्रक्षेप। जो बेलनाकार प्रक्षेप होते हैं, बेलन के आकार के, नाम ही बोल रहा है सिलेंड्रिकल, एक सिलेंडर के बेस में सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शंस होते हैं। इनमें हम ये कल्पना करते हैं कि पृथ्वी को इस तरह के कागज़ के उसमें अगर इमेजिन किया जाए तो डाला जाए तो वो अंदर इस जगह जैसे रखा हुआ है, तो जिस पॉइंट पे ये टच कर रहे हैं उसको अगर खोला जाए तो वो इस तरह की शेप में आएंगे। तो उसको इक्वेटर मेन बेस होता है इनका, और उसके आधार पर इसको बनाया जाता है, एक बेलन के रूप में आकार आता है, ठीक है। तीसरे हैं हमारे खमध्य प्रक्षेप, खमध्य यानी कि जेनिथल प्रोजेक्शंस,
जेनिटल्स। जेनिटल्स में ये माना जाता है कि पृथ्वी गोल है और इसके ऊपर जब ऑपोजिट डायरेक्शन से लाइट डलती है तो उसका रिफ्लेक्शन जो होगा, अगर मान लो उसके ऊपर एक कागज़ रखा जाए तो उस रिफ्लेक्शन को हम इस तरह से इंटरप्रेट करेंगे जिनके द्वारा अक्षांश रेखाएं, देशांतर रेखाओं को हम बना सकेंगे। तो इस तरह के, तो ये जो कागज़ है इसको हम प्रक्षेपण तल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रक्षेपण तल। इसके ऊपर ये बना हुआ है। तो हमने अगर यहाँ से लाइट डाली है और इस पृथ्वी के आकार को जब हम इंटरप्रेट करना चाहेंगे तो वो इस तरह से बने। ये सारे जो बनते हैं ये हमारे किस में बनेंगे? बेलनाकार मध्य प्रक्षेप, जेनिटल प्रोजेक्शन से। एक और चीज़ मैं आपको समझाना चाहूँगी कि पोजीशन ऑफ लाइट इन प्रोजेक्शंस, प्रकाश व नेत्र स्थान की स्थिति के हिसाब से जो प्रक्षेप बनते हैं वो कैसे बनते हैं। तो प्रकाश की सहायता से हम या नेत्र प्रकाश या नेत्र स्थान की सहायता, है ना, वो कौन से प्रक्षेप होंगे। तो उस केस में तीन स्थितियाँ होती हैं। एक तो होती है केंद्रक यानी कि नोमोनिक, जिसमें लाइट जो है वो केंद्र से पड़ रही है ना, पॉइंट या लाइट जो है यहाँ केंद्र से पड़ रही है और प्रक्षेपण तल किसी भी एक उस पर पड़ा है, इक्वेटर पर, विषुवतीय रेखा पे पड़ा है और इस तरह से इस पर लाइट जा रही है, ये लाइट है ना। तो ये है हमारा, ये तो है हमारा प्रक्षेपण तल और लाइट यहाँ से पड़ रही है। तो इस तरह से इसको हम बोलते हैं केंद्रक या नोमोनिक केस, ठीक है। दूसरी आती है जिसमें पृथ्वी की स्थिति यही गोल और किसी भी ऑपोजिट डायरेक्शन से ये पृथ्वी का स्थान इस तरह से बनाओ, तो ये प्रक्षेपण तल है और लाइट कहाँ से पड़ रही है? ऑपोजिट डायरेक्शन से, यहाँ से लाइट डल रही है और ये इस तरह से लाइट पड़ रही है प्रक्षेपण तल पे, ठीक है, जिनको हम स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शंस बोलते हैं। समझे आगे? तीसरी स्थिति है जब पृथ्वी का प्रक्षेपण तल कहीं भी किसी भी एक उस पे पड़ा हुआ है, चाहे वो भूमध्य रेखा कह लो या कहीं भी, और लाइट अनंत से आ रही है, मतलब इन्फिनिटी से उसके ऊपर लाइट पड़ रही है, तो वो इस तरह से आएगी। ये लाइट है कि नहीं, ये लाइट यहाँ से आ रही है अनंत सोर्स से, मतलब इन्फिनिटी से लाइट पड़ रही है। तो ये होती है हमारी कौन सी केस? ओब्लिक केस। समझ आ गया? तो इन तीन बेसिक्स पे हमारे प्रक्षेप बनेंगे और मैं आशा करती हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास हम आगे अपने प्रोजेक्शन शुरू करेंगे। सबसे पहले हम शंक्वाकार प्रक्षेप से शुरू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।